पौधे हों, रैंप की सुविधा हो और सही तरीके से सजा हुआ विद्यालय हो। अब कैसा कैसा होना चाहिए इसको हमने डिवाइड करा है अलग अलग में। जैसे हमने शैक्षिक वातावरण कैसा होना चाहिए, टीएलएम तथा पुस्तकालय का उचित प्रबंध होना चाहिए, छात्र छात्राओं हेतु गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए, छात्र और शिक्षकों के बीच संबंध आत्मीयपूर्ण हो और भय मुक्त वातावरण हो। ये हमारे शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत हमारी अपेक्षाएं हैं अपने विद्यालय से। इसी तरह से भौतिक वातावरण कैसा हो, विद्यालय में तथा आसपास साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि सफाई का विशेष ध्यान आजकल रखना पड़ता है। तरह तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं और वैसे भी सब तरह से ये कहा गया है कि विद्यालय आसपास साफ होना चाहिए। दूसरा विद्यालय का वातावरण हरा भरा होना चाहिए। जब हरा भरा होगा तो उससे कई तरह की सुविधाएं हमें मिलेंगी। जैसे मान लीजिए विद्यालय में छात्र संख्या अधिक है और गर्मियां चल रही है, अगर पेड़ है, कोई छायादार पेड़ है, तो उसके नीचे बैठ के बच्चे आसानी से पढ़ भी सकते हैं, जो कि गर्मियों में बड़ी असुविधा हो जाती है अगर कक्षा में ज्यादा छात्र छात्राएं हो जाते हैं। और वैसे भी पेड़ जो है जीवन देने वाले हैं, वर्षा को आकर्षित करते हैं, तो पेड़ तो लगाने ही चाहिए। तीसरा पॉइंट है शौचालय, पेयजल और रैंप आदि की सुविधा भी होनी चाहिए। देखिए शौचालय सभी विद्यालयों में है, नहीं है तो वहां बन रहे हैं, लेकिन शौचालय उपयोग करने लायक होना चाहिए, क्योंकि अगर शौचालय है और वो उपयोग करने लायक नहीं है तो उसका होना या ना होना बराबर है। पेयजल देखिए आधी से ज्यादा बीमारियां हम लोग सब में टीवी में भी ऐड देखते हैं, वैसे भी देखते हैं कि पेयजल के द्वारा हो जाती हैं बच्चों को। जैसे कि कहीं आपने देखा कहीं कहीं पानी बिल्कुल पीला पड़ जाता है किसी विद्यालय का। हमारे स्कूल में भी ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप प्रयास करके प्रधान के माध्यम से कैसे भी उस हैंडपंप को ठीक कराएं। पेयजल होना बहुत जरूरी है, साफ पेयजल होना। रैंप की सुविधा दिव्यांगों के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तो उसके लिए रैंप एक प्रारंभिक सीढ़ी है, ताकि वो कम से कम कक्षा में पहुंच तो जाए वो बच्चा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय में प्रार्थना स्थल तथा खेल कूद का मैदान होना चाहिए। प्रार्थना स्थल क्यों होना आवश्यक है, क्योंकि दिन की शुरुआत हम प्रार्थना से ही करते हैं। वहीं बच्चों से 2-4 बातें इंटरेक्शन के तौर पर कहते हैं कि आज आपने सुबह मम्मी पापा के पैर छुए थे या नहीं छुए थे, आप आज नहा के आए हैं या नहीं आए हैं। ये सब चीजें तभी हो पाएंगी जब एक ठीक ठाक आपके यहाँ प्रार्थना स्थल हो, यानी कि कम से कम ऐसा स्पेस हो जहां पर आपके स्कूल के बच्चे लाइन बार से इस तरह से खड़े हो जाए कि आप उनको सामने से देख पाए। ठीक है, और खेल का मैदान देखिए पहले तो ये था आप पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे के साथ खेलेंगे कूदेंगे तब भी आगे बढ़ेंगे। वो आपने सब देखा, ओलंपिक में भी हमारे देश की महिलाओं ने भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, पदक जीता। साक्षी मलिक का नाम आप सब लोग जानते हैं। तो ये इसकी शुरुआत आपको ऐसा नहीं है कोई बच्चा जब बीए में पहुंच जाएगा तब पहलवानी सीखेगा या तब खेलना सीखेगा या तब दौड़ना सीखेगा। वो जब कक्षा 1 से 2 से 3 से जिस खेल के लायक उसकी शारीरिक क्षमता, उस खेल में उसको परखना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से मानव संसाधन है। हमारे स्कूल में मानव संसाधन कैसे होने चाहिए। मानव संसाधन के अंदर सबसे पहले शिक्षक छात्र का अनुपात सही होना चाहिए। 100 छात्रों पे 1 शिक्षक होगा तो नहीं चल पाएगा। जैसे अभी बीएसएस सर ने कहा लगभग सभी स्कूलों में अनुपात लगभग ठीक हो रहा है और आगे भी ठीक हो जाएगा। हमारी अपेक्षा रहती है कि लगभग 30:1 का अनुपात है, वो तो रहना ही चाहिए। पीटीए, एमटीए, एसएमसी, वीईसी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। देखिए पीटीए, एमटीए सब बैठक कराते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सक्रिय करना आवश्यक है। सक्रिय करने से मतलब है आप खुद गांव पूरे मान लीजिए महीने में 1 बार घूमते हैं, तो बाकी दिन जब आप अपने जो ये सहयोगी हैं पीटीए वाले, एमटीए वाले, उनसे कहें कि आप भी महीने में 1 बार कभी ना कभी जाकर इस तरह का संपर्क करें। या ना स्कूल की समस्याओं से संबंधित समस्या मुख्यतः वही रहती है, बच्चे स्कूल नहीं आते, खासतौर से किसी सीजनल, जैसे इस टाइम मटर तोड़ने का सीजन चल रहा है, बच्चे कम आ रहे हैं काफी सारे स्कूलों में, तो ऐसे में आप पीटीए एमटीए का सहयोग लें, उनको थोड़ा सहयोग समझाएं कि आप बच्चों को स्कूल तो जरूर भेजिए कम से कम, ताकि बच्चा कम से कम अपना पढ़ाई का कार्य कर ले, उसके बाद आप अपना घरेलू सहयोग का काम जो भी कर सकते हैं करवा सकते हैं उससे। एक पॉइंट हमारा है विद्यालय प्रबंधन का।
छात्रों में और शिक्षकों का अनुशासन में सहयोग करना, यानी केवल बच्चे ही नहीं, केवल छात्र ही नहीं, शिक्षक भी अनुशासन में सहयोग करें, चाहे वो एमडीएम खिलाने का मामला हो, चाहे सुबह प्रार्थना कराने का हो, या समय से स्कूल खोलने और समय से स्कूल बंद करने का हो। नियमित खेलकूद, व्यायाम, पीटी की व्यवस्था, ये जैसे मैंने कहा खेलकूद बहुत जरूरी है, उससे शारीरिक विकास भी होता है, आगे बढ़ने की भी संभावना है उसी फील्ड में, तो इसकी ये तभी अच्छा हो सकता है जब नियमित रूप से हो। विद्यालय प्रबंधन में विभागीय सहयोग के लिए निरंतर प्रयास करना, जैसा अभी बीएससी सर बता रहे थे कि भाई कहीं चोरी हो गई तो बैठे ना रहें, 2 साल तक की चोरी हो गई, आप अपनी स्तर से प्रयास करिए कि कहीं से अगर उस चीज की क्षतिपूर्ति हो सकती है किसी माध्यम से, तो उससे विभाग का सहयोग लें। नैतिक गुण, प्रतिदिन छात्रों को प्रेरक प्रसंग के माध्यम से नैतिक विकास का प्रयास करना चाहिए। आप जब प्रतिदिन कोई एक अच्छी कहानी सुनाएंगे तो हो सकता है 100 बच्चों में से किसी एक बच्चे के समझ में आ जाए वो कहानी, अगले दिन सुनाएंगे तो हो सकता है किसी दूसरे के समझ में आ जाए। इस तरीके से धीरे धीरे करके एक वर्ष में काफी सारे बच्चों का आप नैतिक विकास कर सकते हैं। नैतिक विकास से तात्पर्य है चाहे वो सच बोलने की आदत हो, चाहे अपने से बड़ों का आदर सम्मान करने की आदत हो, अपने शिक्षकों का आदर सम्मान करने की आदत हो, या पढ़ने की आदत हो। ठीक, अगला पॉइंट है प्रार्थना स्तर पर प्रतिदिन छात्रों को शिक्षाप्रद कहानी, वैसे तो ये पॉइंट एक ही, शिक्षाप्रद कहानी और प्रेरक प्रसंग में ज्यादा अंतर नहीं है। बच्चों को स्वच्छता के बारे में अवगत कराना चाहिए। बच्चों को देखिए, स्वच्छता के बारे में अवगत कराने से अर्थ है आप जब खुद प्रयास करेंगे, खुद अपना कोई कागज, फटा हुआ कागज खुद ही कक्षा में रखे हुए डस्टबिन में डालेंगे तो बच्चे भी आपको देखकर वैसा ही करेंगे। यानी प्रयास आप करिए, बच्चे आपको देख के भी वैसा ही करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।